नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। प्रति व्यक्ति आय में हम पड़ोसियों के मुकाबले कहाँ? इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में आयोग की साख दांव पर। दैनिक भास्कर। अस्तित्व में आया न्यायसंगत कानून। विरोध की सांप्रदायिकता। अतार्किक विरोध। नागरिकता से जुड़े सवाल। अब आर्टिकल विस्तार से। प्रति व्यक्ति आय में हम पड़ोसियों के मुकाबले कहाँ हैं? दैनिक भास्कर। वैसे तो मात्र प्रति व्यक्ति आय से किसी भी देश की खुशहाली का पता नहीं चलता, लेकिन इस पैमाने पर भी भारत बांग्लादेश और चीन से लगातार पिछड़ता गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF चार्ट के अनुसार वर्ष 1980 में तीन देशों की प्रति व्यक्ति आय डॉलर में क्रमशः 271.86, 311.09 और 306.96 थी, जो अगले 10 वर्षों में 375.22, 398.05 और 346.87 हुई। यानी भारत चीन से आगे, लेकिन बांग्लादेश से पीछे रहा। अगले 5 साल बाद भारत इस पैमाने में 380.18 पर रुक गया, जबकि बांग्लादेश और चीन कुनाचे भरते हुए 450.13 और 602.53 डॉलर पर पहुंचे। वर्ष 2010 तक भारत ने जबरदस्त उछाल के साथ 1380 का आंकड़ा छुआ, जबकि अन्य तुलनात्मक पड़ोसी ने 935.76 और 4500 डॉलर पर पहुंचे। कहना न होगा कि इस काल में भारत 3 गुना से ज्यादा, बांग्लादेश दूनी से कम, लेकिन चीन अपने स्वभाव की कहानी लगातार लिखता हुआ 5.5 गुना बढ़ा। लेकिन इसके बाद भारत और चीन के बीच आने वाले कई दशकों तक मिटने वाला अंतर दिखाई देने लगा। सन 2020 में भारत कुछ खास नहीं कर पाया और बांग्लादेश से पीछे खड़ा रहा। IMF का कहना है कि चालू साल में अनुमानतः 3 देशों के ये आंकड़े 2850, 2650 और 13,160 डॉलर होंगे। लेकिन अगले 4 साल चीन तो छोड़िए, बांग्लादेश भी भारत से आगे होगा और तब अनुमानित आंकड़े दिखाएंगे 3,990, 4,110 और 16,800 डॉलर। क्रिसिल के अनुसार भारत 2021 तक दूनी GDP 60 ट्रिलियन के जरिए उच्च मध्यम आय वर्ग के देशों में शामिल हो जाएगा, जबकि तब तक IMF का पैमाना बदल चुका होगा। मानव विकास पर देश का रेंगना फिलहाल बना रहेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले में आयोग की साख दांव पर है। विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील, अनमास्किंग VIP के पुस्तक के लेखक। चुनाव आयोग के त्यागपत्र के बाद चुनावी बॉन्ड के खुलासे के बारे में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से चुनाव में सस्पेंस और रोमांच का तड़का बढ़ गया है। 1989 के चुनाव के पहले राष्ट्रपति ने 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करके चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया था। इस समय आयोग में सिर्फ 1 सदस्य होने की वजह से इतिहास को दूसरे तरीके से दोहराया जा रहा है। आयोग को 3 सदस्यीय बनाने के बारे में हुए विवादों पर कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 1991 और संविधान पीठ ने 1995 में फैसला दिया था। जजों के अनुसार स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुसदस्यीय आयोग की व्यवस्था बेहतर है। आयुक्तों की नियुक्ति के कॉलेजियम में जज को शामिल करने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। अविश्वास प्रस्ताव लंबित रहने पर विधानसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की भूमिका सीमित हो जाती है। त्यागपत्र के कारणों के जवाब के बगैर 2 नए आयुक्तों की नियुक्ति से आयोग की साख का संकट गहरा सकता है। चुनावी बॉन्ड का खुलासा नहीं करने पर जज ने पूछा था कि आदेश के बाद 26 दिनों तक स्टेट बैंक ने क्या किया। कोर्ट के 15 फरवरी के पुराने फैसले के अनुसार आयोग को 13 मार्च तक चुनावी चंदे का विवरण वेबसाइट पर जारी करना था। हालांकि कल SBI ने चुनाव आयोग को बॉन्ड की जानकारी सौंप दी, पर कोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने पूरी जानकारी हासिल करने के लिए बैंक पर दबाव क्यों नहीं बनाया। इस बारे में लिखे आयोग के पत्र और बैंक के जवाब को भी अदालत में दायर करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार ED, CBI और IT छापों के माध्यम से सरकार जबरन चंदा वसूलती है, जबकि राहुल गांधी के अनुसार चुनावी बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक मिले 16,518.11 करोड़ रुपए के बॉन्ड में 56% भाजपा को और बकाया 44% हिस्सा कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को मिला है। लेकिन इसलिए कुछ लोगों की यह दिलचस्प थ्योरी है कि चुनावी बॉन्ड की बारूदी सुरंग में भाजपा से ज्यादा विपक्ष को नुकसान होगा। इस साल 64 देशों में चुनाव हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को बड़े खतरों की चेतावनी दी है।
चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली और बंगाल समेत कई राज्यों के नेताओं अधिकारियों के आगे पुलिस प्रशासन के नतमस्तक होने से लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। राजनीति में अपराधियों के बोलबाले पर चिंता जताते हुए 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरीमन ने यह फैसला दिया था। उनके अनुसार 2004 में 24, 2009 में 30, 2014 में 34 और 2019 में 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रत्याशियों के खिलाफ चल रहे मामलों का ब्यौरा प्रकाशित करना जरूरी है, लेकिन सरकारी प्रचार के आगे अपराधियों की जनकुंडी नाराज रहने पर आयोग की चुप्पी चिंताजनक है। पैसे, शराब, रेवड़ी, हिंसा और प्रोपेगेंडा से वोट हासिल करना कानून का उल्लंघन है। गाजियाबाद के चुनाव अधिकारी ने 280 मदों में खर्च की सूची जारी की है। उसमें हेलीकॉप्टर पर 2.3 लाख, ड्रोन पर 16,000, खाने की थाली पर 100 और समोसे पर 10 रुपए खर्च निर्धारित हुआ। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम लिमिट 95 लाख तय है, लेकिन उससे ज्यादा पैसा तो टिकट हासिल करने में खर्च हो जाता है। चुनावी खर्च को आयोग प्रभावी तरीके से नियंत्रित करे तो उद्योगपतियों व अपराधियों से नेताओं का गठजोड़ फेल हो सकता है। आधुनिक तरीकों से समर्थकों और पार्टी के खर्चों का पूरा हिसाब रखने की जरूरत है। अक्टूबर 2013 में जारी सोशल मीडिया गाइडलाइंस के अनुसार डिजिटल मीडिया के प्रचार और खर्चों के लिए प्रत्याशी और पार्टियों के साथ टेक कंपनियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आम चुनाव में एआई का इस्तेमाल अवैध है, जिस पर आयोग को प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। अस्तित्व में आया न्याय संगत कानून। दैनिक जागरण। रसाल सिंह, लेखक, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। सीएए अमेंडमेंट एक्ट 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। 4 वर्ष की देरी के बाद अंततः उसकी पात्रता और प्रक्रिया संबंधी विस्तृत नियमावली गत दिवस भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई। इससे इन अधिनियम के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह मोदी सरकार की एक निर्णायक पहल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के नियम निर्धारित किए गए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होते ही ब्रिटिश काल में जन्म लेने वालों को उसी दिन से भारत की नागरिकता मिल गई। जो लोग पूर्व रियासतों के निवासी थे, उनके लिए 1955 में नागरिकता कानून बनाकर उस सबको भारत की नागरिकता दी गई। इस कानून में समय समय पर जैसे 1986, 1992, 2003 और 2005 में गोवा, दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली, पुडुचेरी आदि के अलावा बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से भूमि विवादों को सुलझाकर भारत में मिलाए गए क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए संशोधन किए गए। इसी क्रम में मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित हुआ। राजपत्र में अधिसूचित नियमावली में नागरिकता प्राप्त करने की तमाम अड़चनों को दूर करने के लिए जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। यदि किसी के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे भी शपथ पत्र देकर अपनी पात्रता संबंधी घोषणा कर नागरिकता के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इसी क्रम में ग्राम पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम आदि स्थानीय शासी निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र को भी मान्यता प्रदान की गई। जिलाधिकारी कार्यालय की जगह अब यह आवेदन केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकेगा। पहले नागरिकता कानून में अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले मान्य दस्तावेजों की सूची बहुत सीमित थी। अब उसे काफी व्यापक बनाया गया है। उसका उद्देश्य पीड़ित लोगों को त्वरित लाभ देना है। नागरिकता कानून का कई दलों की ओर से खुलकर विरोध किया जा रहा है। यह मुस्लिम तुष्टीकरण की परंपरागत राजनीति के चलते ही है। कुछ राज्य सरकारों की ओर से भी नागरिकता कानून को अमल में लाए जाने का विरोध किया जा रहा है। यह व्यर्थ का विरोध है, क्योंकि नागरिकता संघ सूची का विषय है। इस तरह से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी आदि अल्पसंख्यक समुदायों के साथ अमानवीय व्यवहार और पीड़न होता है। इन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों में जारी मजहबी प्रताड़ना के कारण भारत में विस्थापित लोगों की संख्या समय के साथ लगातार बढ़ी है। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए हुए नेहरू-लियाकत समझौते के अनुपालन में पाकिस्तान के असफल हो जाने पर वहां प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्वीकार करना संवैधानिक दायित्व है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग मजहबी कारणों से प्रताड़ित हैं, जिनका घर बार सब छूट चुका है, क्या उन्हें सामान्य जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए? क्या भारत को उन लोगों की अपेक्षा करनी चाहिए जो विभाजन पूर्व उसके ही नागरिक थे और उन्होंने अलग देश नहीं मांगा था? उक्त तीनों देशों के अल्पसंख्यक जिस आस्था को अपने जीवन से अधिक मूल्यवान मानते हैं, उसी आस्था के कारण उन्हें अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़न सहना पड़ता है। 75 साल पहले वे इसी देश के नागरिक थे, तो स्वाभाविक है कि वे अपनी मातृभूमि भाषा से ही शरण और सहायता की आशा करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों जो अवैध प्रवासियों के रूप में भारत में रह रहे हैं, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु उन्हें नागरिकता प्रदान करने वाला ये कानून आवश्यक था।
चूंकि चूंकि तीनों पड़ोसी देश अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने अपना कर्तव्य समझकर नागरिकता कानून में आवश्यक संशोधन किए। ये संशोधन का उद्देश्य मजहब के कारण प्रताड़ित उन अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक जीवन देना है जो उक्त तीनों देशों में अपनी आस्था का अनुसरण नहीं कर पा रहे। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अवैध प्रवासी भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं। वे इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करते थे, किंतु वे अपने मूल और साक्ष्य का अपने भारतीय मूल्य का साक्ष्य देने में असमर्थ होते थे और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा जाता था। इस तरह से नागरिकता प्राप्त करने के लिए इन तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना आवश्यक था। नागरिकता संशोधित अधिनियम में इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता कानून तीनों पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को सीधे भारत की नागरिकता हासिल करने की सुविधा नहीं देता, क्योंकि वे अपने देशों के बहुसंख्यक नागरिक हैं। इस कानून से किसी भी भारतीय अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम की नागरिकता किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होती। यह कानून किसी की नागरिकता का हनन नहीं कर रहा, बल्कि वंचितों को कानून और अधिकार दे रहा है। यह अधिनियम किसी को बुलाकर भी नागरिकता नहीं दे रहा है, बल्कि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया, वे ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। उक्त तीनों इस्लामिक देशों के मुसलमान भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नियम सभी विदेशी व्यक्तियों के लिए लागू है। भारत सरकार ऐसे आवेदनों पर विचार करने के बाद उन्हें नागरिकता प्रदान करती भी है। जैसे पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को तो जनवरी 2016 में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। स्पष्ट है कि राजनीतिक कारणों अथवा वोट बैंक की राजनीति के चलते नागरिकता कानून के अमल का विरोध करना अतार्किक, अमानवीय और असंवैधानिक है। आम चुनाव की दहलीज पर खड़े विपक्ष को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। विरोध की सांप्रदायिकता राष्ट्रीय सहारा। अंततः संसद से 4 साल पहले पारित हुआ नागरिकता संशोधन कानून अधिसूचित होकर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इस कानून के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर भारत में शरण लेने वाले गैर मुस्लिम धर्मानुयायी को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। सरकार की ओर से बार बार कहा गया है कि यह धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को मानवीयता के आधार पर मानवीय गरिमा और राज्यगत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास है। इसमें सिर्फ नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है। सरकार के इस प्रयास में निहित मानवीय दृष्टिकोण को संवेदना के साथ स्वीकार किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा कि प्रत्याशित था। समूचे विपक्ष ने इसका विरोध किया। किसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो किसी ने चुनाव से ऐन पहले इस लागू करने के इसके समय को संदेह से देखा। एक तरफ जहां केजरीवाल जैसे बड़बोले नेता ने हास्यास्पद प्रतिक्रिया दी कि देश इस कानून के विरोध में है और आगामी चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। यह अलग बात है कि केजरीवाल को जनता की वास्तविक प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। विरोधियों में सबसे तीखे स्वर ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की रही। विजयन ने कहा कि यह कानून जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, केरल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी कि यह कानून लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करता है। एक तरह से इन नेताओं ने यह नकार दिया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ है और उत्पीड़न का शिकार होकर ही वे अपना मूल देश छोड़कर भारत आए हैं। इन देशों में अल्पसंख्यकों का एक उत्पीड़न एक बहुत ही उजागर तथ्य है, जिसकी अनदेखी मोदी और भाजपा विरोधी नेता भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक समर्थन को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं। वस्तुतः यह एक गहरा प्रति सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, जो एक कथित सांप्रदायिकता के विरोध में दूसरी सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण करता है। इन्हें यह समझना चाहिए कि एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण का विरोध उससे भी अधिक उग्र सांप्रदायिकता के ध्रुवीकरण से नहीं किया जा सकता। अच्छा हो कि इस नागरिकता कानून को उत्पीड़ितों के समर्थन में मानवीय दृष्टि से देखा जाए। अतार्किक विरोध हिंदुस्तान। यह तो तय था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियमों को लागू करने संबंधी अधिसूचना जिस किसी दिन भी जारी रहेगी, इसे लेकर एक बार फिर राजनीतिक मोर्चेबंदी देखने को मिलेगी और सियासी पार्टियां अपने मुफीद मोर्चे पर खड़ी होंगी। ऐसे में पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का रुख भी अप्रत्याशित नहीं। सीएए को संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध बताते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि वह इसे तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे। विडंबना यह है कि जिस संविधान की दुहाई देते हुए भी मुख्यमंत्री सीएए कानून को अपने अपने प्रदेश में लागू न होने की बात कर रहे हैं,
वह उन्हें ऐसा अधिकार करने का अधिकार नहीं देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचे का प्रारूप तय करते समय ऐसे संभावित हालात पर काफी बहस विमर्श के बाद अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा किया था और उनकी 3 विषय सूची बनाई थी: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नागरिकता केंद्रीय सूची का विषय है, जिससे जुड़े कानून को राज्य सरकारें नकार नहीं सकती हैं, अलबत्ता असहमति की सूरत में वे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। ऐसा नहीं है कि वे मुख्यमंत्री इस हकीकत से नावाकिफ हैं या ये संबंधी सूचना अचानक उनके सामने प्रकट हुई। गृह मंत्री अमित शाह पूर्व में कई बार कह चुके थे कि आम चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। निसंदेह इस अधिसूचना को जारी किए जाने के समय के अपने राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, मगर इसका मुकाबला भी इन मुख्यमंत्रियों को राजनीतिक रूप से ही करना चाहिए। मगर इसके विरोध में यह कहना कि वे इस कानून को अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, कहीं न कहीं संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। जब केरल सरकार ने खुद संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, बल्कि इस संदर्भ में 100 से भी ज्यादा याचिकाएं दायर हैं और केंद्र ने भी अदालत में दायर अपने शपथ पत्र में कह रखा है कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को प्रभावित नहीं करता, तो संवैधानिक पद पर बैठे स्टालिन जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अदालत का फैसला इसकी वैधानिक स्थिति तय कर देगा। दरअसल हाल के वर्षों में केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ राजनेताओं की सियासी प्रतिद्वंदिता जिस तरह शासकीय टकराव में तब्दील हो गई है, उससे निकट भविष्य में देश के संघीय ढांचे के आगे गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। जांच एजेंसियों के बीच कटु टकराव के अब कई उदाहरण हमारे सामने हैं, मगर कानून व्यवस्था राज्य के विषय है। इसलिए मुख्यमंत्रियों को किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करते हुए हमेशा यह याद रखना चाहिए कि किसी किस्म के धार्मिक जातीय ध्रुवीकरण से उनके राज्य के सामाजिक ताने बाने को गंभीर चोट पहुंच सकती है। सीएए विरोधी पिछले प्रदर्शनों में ही कई पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था, इसे हम अभी भूले नहीं है। सीएए कानून को लेकर खास तौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी गहरी आशंकाएं रही हैं। वहां ज्यादातर भाजपा और उसके सहयोगी गठबंधन की ही सरकारें हैं। इसलिए सीएए संबंधी नए नियमों के बारे में पूर्वोत्तर के नागरिकों को जागरूक करने की आवश्यकता है, खासकर मणिपुर की हिंसा को देखते हुए जो देश के लिए सिरदर्द बन चुकी। नागरिकता से जुड़े अनेक सवाल। पीडीटी आचार्य, संविधान विशेषज्ञ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ शरणार्थी आते रहे हैं। सन 1947 में बंटवारे के बाद से ही लाखों लोग सीमा पार करके यहाँ आए थे। कुछ इसी तरह की तस्वीर मुक्ति संग्राम के दौरान भी दिखी थी, जब पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हजारों लोग भारत में दाखिल हुए। संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन कहता है कि शरणार्थियों को किसी भी देश में आने से नहीं रोका जाना चाहिए और यह उस देश के विवेक पर निर्भर है कि वह इन लोगों को अपना नागरिक बनाए या नहीं। मगर भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। हमारी सोच ये रही है कि पहले विभाजन की तरहती झेल रहे लोगों को बसाया जाए, फिर इन शरणार्थियों की सुध ली जाए। इसी वजह से उन्हें नागरिकता देने की ये व्यवहारिक नीति घड़ी गई और कोई कानून नहीं बनाया गया। यही स्थिति साल 2019 तक रही, जब तक नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को संसद से पारित नहीं किया गया। अब इसे अधिसूचित भी कर दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में यह कानून लागू हो गया है। इस संशोधित कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इसकी शर्त यह होगी कि वे 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हों। तर्क दिया गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश हैं और वहां गैर मुसलमानों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। अब इन मुल्कों से भारत आए लोगों को राहत मिल सकेगी। वाकई इन देशों से भागकर आए शरणार्थी वर्षों से भारत में रह रहे हैं। चूंकि इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, इसलिए कानूनन बेघुसपैठिए या शरणार्थी माने गए हैं। भारतीय कानून इनकी कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उनको नागरिकता देने का कोई प्रावधान था ही नहीं। भारतीय संविधान उन्हीं लोगों को नागरिकता का हकदार मानता है जो देश में संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करते थे और इनका जन्म भारत में हुआ है, या नंबर 2 जिनके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रावधान है, लेकिन मुख्यतः इन 2 प्रावधानों को तवज्जो मिलती है। लिहाजा पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को नागरिक बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। हालांकि 2019 में सीएए के पारित हो जाने के बाद भी ये मामला सिरे नहीं पकड़ सका,
क्योंकि देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। नतीजतन इसे अधिसूचित करने में 4 साल का वक्त लग गया। आलोचकों को के अपने तर्क हैं, हालांकि संविधान की नज़र से भी इसमें एक त्रुटि है। इसमें दरअसल धर्म को नागरिकता का आधार बनाया गया है, जबकि संविधान के भाग 2 में, जिसमें नागरिकता का जिक्र है, धर्म शामिल नहीं है। आलोचक इसी बिना पर सीएए को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहे हैं और इसका संवैधानिक वैधता को लेकर अदालत की शरण में गए हैं, जहां अब तक सुनवाई का इंतजार हो रहा है। किसी शरणार्थी को नागरिकता देने में शायद ही किसी को ऐतराज हो। विरोध की वजह उसमें धर्म के आधार पर किया गया बंटवारा है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या प्रताड़ित सिर्फ अल्पसंख्यक होते हैं? पड़ोसी देशों में अहमदिया इस्लाम से अलग हुआ संप्रदाय की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या उनको महज इसलिए नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वे मुसलमान हैं? सीएए के प्रति आशंका है कि एक वजह वो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी भी है। ये विवादित इसलिए बन गया क्योंकि 2003 में जिस संशोधन के जरिए इसे अधिकृत किया गया, उसमें स्पष्ट कहा गया कि हर भारतीय का नाम इस रजिस्टर में होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए, मगर इसके क्रियान्वयन में कुछ व्यवहारिक मुश्किलें हैं। जैसे इसमें स्थानीय प्रशासन को रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए अधिकृत किया गया है। वो चाहे तो किसी का नाम इसमें दर्ज कर सकता है या किसी का नाम काट सकता है। परेशानी ये है कि हमारे प्रशासनिक ढांचे में काफी संख्या में भ्रष्ट, सांप्रदायिक और पक्षपाती लोग घुस गए हैं। इसी कारण भारत के मुस्लिमों में तमाम तरह की आशंकाएं हैं, जिसको डर है कि उनका नाम जबरन इसमें से हटाया जा सकता है। हालांकि विरोध के बाद एनआरसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन सीएए के लागू होने के बाद यह आशंका फिर से सिर उठाती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रताड़ित होकर नहीं, कई बार अच्छे अवसर की तलाश में भी पड़ोसी देशों से लोग यहाँ आते हैं। ऐसे में वहां से आए मुसलमानों को अब भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। आखिर इसका समाधान क्या है? आर्थिक स्थिति तो यही होती आदर्श स्थिति तो यही होती कि किसी ऐसी पहल पर विवाद ही ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार इस मसले से जुड़े सभी पक्षों को विश्वास में ले, वह उनकी बुनियादी समस्याओं को सुने और उनकी आशंकाओं को दूर करे। इसका ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि किसी शरणार्थी को भारत में अपमानित ना होना पड़े। आज देश में शरणार्थियों की कई पीढ़ियां मौजूद हैं, उनकी चिंताओं का हल निकालना जरूरी है। वैसे कानूनी प्रावधानों के मुताबिक आम चुनाव के बाद नई सरकार इसे वापस भी ले सकती है। देखा जाए देखा जाए तो भारत में शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए विशेष कानून का होना आवश्यक है। यह तो हर कोई चाहता है, मगर मानवीय मदद की दरकार प्रत्येक शरणार्थी को है। अब तक हमारी नीति स्पष्टता यही रही है कि हम शरणार्थियों को बेशक पनाह देंगे, लेकिन ये उम्मीद भी करते हैं कि हालात सुधरने पर वे स्वतः अपने मुल्क वापस लौट जाएंगे। वे स्थायी तौर पर यहाँ नहीं रहेंगे तो बेहतर है, क्योंकि हमें अपनी ही विशाल आबादी को संभालने में दिक्कतें पेश आती रहेंगी, और इसलिए भारतीय संविधान में नागरिकता देने के सीमित प्रावधान किए गए थे। अब उसको व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी कई सवालों में गिरता दिख रहा है। धन्यवाद।